बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस जो सवाल है वो ये है कि जनरल फैज़ के बाद अब किस नौइयत की और कितने लोगों की गिरफ़्तारियाँ होने वाली है, इस बारे में कुछ ज़िक्र करना है। और फिर आर्मी चीफ़ का ख़िताब क्या नक्शा बता रहा है, और फिर उसके साथ ही जुड़ा हुआ ये सवाल है कि क्या टीटीपी को तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ख़ारजी कहना दुरुस्त है, क्योंकि रियासत और हुकूमत ने इनका नाम फितनतुल खवारिज रख दिया है और अब इसी नाम से अखबारात और टीवी ख़बरें चला रहे हैं और टीटीपी का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और फिर एक दिलचस्प वाक़या कि जब जनरल फैज़ ने नवाज शरीफ से रो रो कर माफ़ी मांगी, वो क्या किस्सा था, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर सियासत एक जंगल है तो पीटीआई वाले इसके लकड़ बग्गे हैं। लकड़ बग्गे जिनको पंजाबी में लगड़ बगड़ कहा जाता है या फ़ारसी में चरख भी उनका नाम है, हाइना। आपने वो जानवर देखा होगा वाइल्ड लाइफ की फ़िल्मों में, जो कुत्ते की शक्ल से मिलता जुलता है लेकिन कुछ थोड़ा सा कुबड़ा होता है और लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। उसकी कुदरती चाल ही ऐसी है। तो लगड़बगी की खसूसियत ये है कि ये बहुत कम कोई जानवर मारता है। कोई हिरन काबू आ गया, कोई नील गाय इनके पूरे गौल के काबू आ गया तो आ गया, वरना ये आमतौर पर शिकार नहीं करते, बल्कि शेरों और चीतों की ताक में रहते हैं कि शेर किस तरफ जा रहा है और चीता किस तरफ जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे एक लगड़बग्गा हो जाता है। और जब शेर या चीता कोई शिकार मार लेता है तो ये लगड़बग्गा कुछ फासले पर खड़ा होकर आवाज़ लगाता है और उसकी आवाज़ पर बाकी फैमिली, बाकी कबीला, जितने भी उस गौल के रुकन होते हैं, 10, 15, 7, 8, 20, वो सारे के सारे आ जाते हैं और शेर को या चीते को मार भगाते हैं और उसके शिकार पर कब्ज़ा कर लेते हैं और वो खा जाते हैं। और जिसने शिकार मारा होता है शेर, वो भाग जाता है, और अगर चीता हो तो वो बेचारा दरख्त पर चढ़कर जान बचाता है, क्योंकि इनके इतने बड़े गौल से शेर की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनको मुकाबला करे भी तो कैसे। वो उस एक को थप्पड़ मारेगा, दूसरा पीछे से आकर वो गोश्त की बोटी नोच कर ले जाएगा। तो ये लगड़बग्गे, सियासी लगड़बग्गे पीटीआई के लोग इस तरह हैं कि कल 13 अगस्त की रात को इन्होंने जो जश्न आज़ादी चोरी किया वो कमाल दर्जे का था। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में ये कोई शो नहीं कर सके ऐसा शो जो काबिल ज़िक्र भी हो, यानी चंद 100 अफराद भी ये पूरे मुल्क में कहीं से नहीं निकाल सके, सिवाय पख्तूनख्वा में जहाँ एक जगह शेर मरवत का जलसा था और उसमें कुछ 2-2.5 हज़ार आदमी थे, या शायद इससे भी कुछ ज़्यादा होंगे। लेकिन उस एक इज्तिमा को छोड़कर पूरे पाकिस्तान में ये 40, 50, 30, 35, 60, 70 से ज़्यादा लोगों को नहीं निकाल सके। यहाँ तक कि पिंडी में जो इनका रिपोर्ट है कि सबसे बड़ा इज्तिमा इनका जो था वो पिंडी का था, तो पिंडी के इज्तिमा में भी 150 के करीब लोग थे और उसमें पिंडी और इस्लामाबाद दोनों मकामात के लोग थे। और बाकी मुल्क में तो हालत इनकी यही थी कि 6 आदमी, 7 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, ये हालत थी। और मुल्क के हर शहर से लोगों को निकालने का ख्वाब भी पूरा नहीं हो सका। गिनती के 10 या 12 शहरों में इनके मुजाहरे हुए और उनमें पिंडी, इस्लामाबाद भी था। और इन्होंने जो वारदात की लाहौर में भी की और मरी में भी की, ख़ास तौर पर इन 2 शहरों में इन्होंने वारदात की। बाकी शहरों में तो ये वारदात करने की इनको ज़रूरत नहीं हुई या कर नहीं सके, जो भी वजह हो। लेकिन मरी और लाहौर में वारदात की। मरी में जो उनका मरकज़ी इलाका है शहर का, मार्केट, जहाँ से दूसरे मंचले छुट्टियों के दौरान मौजूद होते हैं, वहाँ उनकी तादाद सैकड़ों में होती है। 600, 700, 800 आदमी वहाँ मामूलन जमा होता है। तो 13 अगस्त की रात को इसमें कुछ इजाफा कर लें, यानी 600-700 के बजाय 800-900 लोग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे, या 1000 कर लें चलिए अगर। तो इसमें इन्होंने अपने झंडे देकर 20-25 आदमी दाखिल कर दिए, जो इस पूरे मजमे में इस तरह फैल गए और कि जैसे ये पीटीआई का जलसा है। और फिर उसकी वीडियो बनाई और उस वीडियो पर वॉइस ओवर करके पीटीआई के इमरान खान के कैदी नंबर 804 के नारे उनके ऊपर वॉइस ओवर करके वो ओवरलैप किए, मिक्स किए, और वो वीडियो इन्होंने सोशल मीडिया पर चढ़ा दी कि देखो मरी में तो अवाम का समुंदर निकल आया। पहली बात तो ये थी कि वो अवाम का समुंदर नहीं था, सैकड़ों के हिसाब से लोग थे, हज़ारों के हिसाब से लोग नहीं थे, सैकड़ों लोग थे।
اور وہ روٹین کا مجمع تھا جو یوم آزادی پر مری میں ہر سال 13 اگست کی رات کو نظر آتا ہے، جیسا کہ لاہور میں آپ کو مال روڈ، لبرٹی اور دوسرے کچھ مقامات پر منچلوں کے بڑے بڑے گروہ آپ کو موٹر سائیکلوں پر جاتے ہوئے سیٹیاں بجاتے، باجے بجاتے، ون ویلنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ان جلوسوں میں لاہور میں بھی انہوں نے ایسا کیا کہ لبرٹی میں ایک جگہ پر ایک ایسی ہی ٹولی کے اندر اپنے پرچم بردار داخل کر دیا اور کہا کہ دیکھو یہ مظاہرہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا، لیکن اس ٹولی کی کل تعداد 100 سے بھی کم تھی، یعنی پی ٹی آئی کے جھنڈے لگانے کے باوجود بھی وہ کوئی قابل ذکر مجمع نہیں تھا۔ اور اس لیے کہ ایسے 13 اگست کی رات کو ایسی بے شمار ٹولیاں ہوتی ہیں، اور کبھی کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ 12 بجے کے قریب یہ ساری ٹولیاں جیسا کہ ایک ہی سڑک پر مل جاتی ہیں اور ایک لمبا جلوس بن جاتا ہے، لیکن یہ لمبا جلوس بھی چھدرا ہوتا ہے، یعنی گھنا نہیں ہوتا، یعنی 4 موٹر سائیکل آگے ہیں، 2 پیچھے، 2 کے بعد 1 موٹر سائیکل ہے، پھر 3 موٹر سائیکل ہے، اس طرح کا ہجوم ہوتا ہے۔ تو یہاں اس طرح کی کاریگری ہو نہیں سکتی اور نہ ہو سکی، لیکن مری میں انہوں نے کاریگری دکھائی اور اس میں جال سازی یہ کی کہ نعرے جو تھے وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے اس میں وائس اوور کر کے اس میں ایڈ کیے اور وہ ویڈیو ایڈٹ کر کے پھر انہوں نے سوشل میڈیا پر چڑھائی، اور ان کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے پھر اس کا خوب ڈھنڈورا پیٹا، اور مری کے علاوہ ان کو پاکستان کے کسی اور مقام کی ویڈیو نہیں مل سکی جسے یہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے۔ اگر انہوں نے دکھائے بھی جلوس تو وہ یہی تھے کہ کسی جگہ 15 آدمی تھے تو کسی جگہ 20-25 تھے تو کسی جگہ 30-40 تھے تو کسی جگہ 6-7 تھے، یہ ان کی حالت تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تو خیر کوئی اچنبھا ہے ہی نہیں کہ 13 اگست کو ان کا آزادی مارچ کرنے کا پروگرام بری طرح فلاپ ہوا اور عمران خان کی ایک اور کال بے اثر ہو گئی جس طرح کے ماضی میں ہوئی ہیں۔ لیکن بتانا صرف یہ تھا کہ انہوں نے لگڑ بگڑوں کا کام کیا کہ دوسروں کا جلوس جو غیر سیاسی تھا، جو یوم آزادی کا تھا، جو ہر یوم آزادی پر لوگ اپنے طور پر نکالتے ہیں پارٹی وابستگی کا خیال کیے بغیر، تو اس جلوس میں انہوں نے وائس اوور کر کے اس کو ہائی جیک کیا اور سوشل میڈیا پر پھیلایا، یعنی شکار کسی اور کا تھا، نام انہوں نے کروا لیا۔ تو یہ جال سازوں کی پارٹی ہے اور ہر موقع پر یہ جال سازی کیے بغیر نہیں رہتی۔ ناظرین، گرفتاریاں تو ہونی ہیں، فیض احمد ظاہر ہے، لیکن اس سلسلے میں جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ فیض کے پورے نیٹ ورک کو پکڑا جائے گا، اس کو توڑ دیا جائے گا، اس کے لوگ گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اب اس نیٹ ورک میں کتنے لوگ ہیں کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ وہاں جہاں سے یہ خبریں آنی ہیں وہاں بہت زیادہ رازداری سے کام لیا جا رہا ہے، اور لیکن جو خبریں نہیں روکی گئیں، جو جانے دی گئیں اور جو چھلنی سے چھن کر آگے پہنچ گئیں، ان کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ اس نیٹ ورک میں کچھ فوجی افسر ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، حاضر سروس ان میں شاید نہیں ہے، کیونکہ حاضر سروس فوجی افسر جو تھے ان کو نکالا جا چکا ہے، ان میں بریگیڈیئر بھی تھے، ان میں کرنل بھی تھے، ان میں میجر جنرل بھی تھے، اور ان میں دوسرے رینک کے افسر بھی تھے، وہ پہلے ہی نکالے جا چکے ہیں۔ تو اس لیے شاید حاضر سروس تو ان میں نہ ہو، لیکن کچھ ریٹائرڈ۔ ہاں، پہلے یہ بتا دوں کہ گرفتاریوں کی نوعیت 2 قسم کی ہے۔ کچھ لوگ وہ پکڑے جائیں گے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے فراڈ میں، کیونکہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ جس کا نام ٹاپ سٹی تھا، کچھ مزید ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے گھپلے بھی پکڑے گئے ہیں۔ تو کچھ گرفتاریاں تو اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے حساب کتاب میں ہوں گی، لیکن زیادہ تر گرفتاریاں جو ہوں گی وہ 9 مئی کے حوالے سے ہوں گی، اور 9 مئی کے علاوہ جو آگے پیچھے جو ان واقعات کا ایک تواتر، ایک تسلسل تھا، اس کے سلسلے میں ہوں گی، اور جس کا ذکر آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز میں یہ کہہ کر کیا گیا کہ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے رہے۔ تو یہ جو حصہ ہے نا، یہ بڑا دلچسپ ہے اور بہت اہم ہے۔ اس میں کچھ ریٹائرڈ افسر ہیں اور کچھ ٹی وی میڈیا پرسن ہیں، یعنی الیکٹرانک میڈیا کے جو اینکر پرسن ہیں، کچھ ان میں 3 یا 4 کے نام آ رہے ہیں، گویا کہ وہ بھی شامل تھے، اور کچھ سابق اور حاضر سروس ججوں کا نام بھی آ رہا ہے۔ اب حاضر سروس جج کو یہ کیسے گرفتار کریں گے، یہ بات ابھی تو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہو سکتا ہے اسے گرفتار نہ کیا جائے، اس کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جائے، لیکن 3-4 جج، بلکہ 3-4 سے زیادہ نام بتائے جا رہے ہیں، ان میں ہائی کورٹ کے بھی ہیں، ان میں سپریم کورٹ کے بھی ہیں، اور کچھ ریٹائرڈ ہیں، اور ایک آدھ حاضر سروس ہے، وہ بھی پکڑے جائیں گے، اور کچھ یوٹیوبر بھی پکڑے جائیں گے۔ خاص طور پر ایک یوٹیوبر کا نام آ رہا ہے جس
نے जनरल फैज़ से मिलकर चकवाल के इलाके में ज़मीनों पर कब्ज़े किए थे और ज़मीनों के असल मालकान को मार मार कर थानों में बंद करके उनसे कागज़ात पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए थे, और उसका बाप भी ज़मीनों पर कब्ज़ों के फ़्रॉड में मुलव्वस था। तो एक तो उसकी बारी भी आ सकती है। तो ये इस तरह के लोग हैं जो पकड़े जाएंगे, और ये तय किया गया है कि फैज़ के नेटवर्क के सारे लोग जो हैं वो अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। और इन सारे लोग का जो लफ्ज़ है, इससे लगता है कि गिरफ्तारियों की तादाद ख़ासी ज़्यादा होगी। कुछ ज़राए ये कहते हैं कि 50 के करीब लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये कहा जाता है कि फैज़ नेटवर्क सारे का सारा पकड़ा जाएगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि फैज़ नेटवर्क में 50 आदमी तो नहीं होंगे, 50 से ज़्यादा होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इस नेटवर्क के लोग कुछ पहले से ही पकड़ लिए गए हों, कुछ मुल्क से फ़रार हो गए हों, और जो बाकी मानदा तादाद हो वो इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन 50 से तो फिर भी बहरहाल ये तादाद ज़्यादा ही बनती है। अब आने वाले चंद दिनों में, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि किस किस को पकड़ा जाता है। और इनमें मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग भी हैं, इनमें पीटीआई के लोग भी हैं, पीटीआई की हाई कमान के लोग भी हैं, यानी वो लोग जो 9 मई की साजिश में इमरान खान के साथ मुलव्वस थे। एक इतला ये थी कि उनकी तादाद 30 के करीब थी, 30 के करीब, और उनमें से कुछ जो है वो पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं। तो बाकी जो हैं वो शायद 20 के करीब हैं। एक साहब की रिपोर्ट है कि 17 हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि उन 17 में तमाम को गिरफ़्तार किया जाता है, यानी 17 के 17 को पकड़ा जाता है, या कुछ को नहीं पकड़ा जाता और कुछ को पकड़ा जाता है। और अब ज़ाहिर है हमें तो मीडिया को तो ये इन चीज़ों पर एतमाद में नहीं लिया गया, उनको बताया नहीं गया। बहुत सारी बातें अब मालूम हो रही हैं, और वो जो बातें मालूम हुई हैं वो ये हैं कि ये जो मेन प्लान था, जो मेन साजिश थी, उसके गुरु घंटाल, फैज़ और इमरान बस 2 ही नहीं थे, बल्कि बुशरा बीबी भी थी, यानी एक तसलीस थी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई ये एक ट्रायंगल था, एक कोने में बुशरा बीबी, एक कोने में इमरान खान और एक कोने में फैज़। और कहा जाता है कि फैज़ इनका हेड था। हेड इन मानों में कि किसी भी इशू पर जो फैज़ की राय थी वो हतमी होती थी। मसलन इमरान खान ने कहा कि ये करना चाहिए, बुशरा ने कहा कि ये करना चाहिए, तो फैज़ ने कहा कि नहीं, ये इस तरह इसलिए नहीं करना चाहिए और ये इसलिए नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे इस तरह करना चाहिए जिसकी ये वजह है। तो फिर फैज़ की बात मान ली जाती थी। लेकिन ये तीनों इत्तेहाद सलासा जो था, बुशरा बीबी का, फैज़ का और इमरान खान का, ये 9 मई का मास्टरमाइंड था। सारी चीज़ें वहाँ से निकलीं, और इसमें अब ये बात भी साबित हो गई है जो हमें पहले भी मालूम थी, यानी इतनी सी बात हमें पहले भी मालूम थी कि इस इत्तेहाद सलासा का तो खैर ज़िक्र पता अब चला है, लेकिन हाई कमांड के बाद जो फील्ड में कमांडर था ना, जो फील्ड में कमांडर था वो था मुराद सईद। उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा। और ये भी पता चला है कि फैज़ ने अपने असर और रसूख से काम लेकर मुराद सईद को ऐसी जगह पर छुपाया जहां इदारे नहीं पहुंच सके। और नाज़रीन, एक बात गौर के काबिल है कि पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, और पीटीआई के हुकूमत में मुराद सईद को गिरफ़्तार करना आसान नहीं है। तो फिर वो क्यों छुपा हुआ है? इसका मतलब ये है कि उसे पता था या उसे पता है कि 9 मई के जिन मुजरिमों को किसी भी सूरत माफ़ी या नरमी नहीं दी जाएगी, उनमें मेरा नाम भी शामिल है, बल्कि चोटी का नाम शामिल है, और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, और मुझे गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस को तो गंडापुर रोक सकता है, पीटीआई की क़यादत रोक सकती है। मुझे गिरफ़्तार करने वो लोग आएंगे जिनको रोकना पुलिस के दायरा इख्तियार से बाहर है, और जिनको देखकर सूबाई हुकूमत भी, और सूबाई हुकूमत का मज़ेदार वाक़या ये है कि वो डबल गेम वाली बात गंडापुर पर चलती है ना, उस वाले से याद आ गया कि 13 अगस्त की रात को, बल्कि दोपहर को, कुछ पीटीआई के कुछ लोग ना किसी सरकारी इमारत में दाखिल हो गए और वहाँ नारेबाजी शुरू कर दी। तो पुलिस ने उनको अंदर जाकर फेंटी भी लगाई, पेशावर की बात कर रहा हूँ, फेंटी भी लगाई और गिरफ़्तार भी किया, और वो अभी तक गिरफ़्तार हैं। तो ये अब काबिल गौर बात है कि नहीं कि वज़ीर आला गंडापुर है, हुकूमत पीटीआई की है, और पुलिस जो है वो पीटीआई के कुछ लोगों को अंदर घुसकर पकड़ती भी है, उनकी ठोका टाके भी करती है। ये एक अजीब चीज़ है।
تو مراد سعید کو پتہ ہے کہ مجھے گرفتار پولیس نہیں کرے گی، اس لیے پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت اور اتنی بھاری اکثریت والی حکومت ہونے کے باوجود مراد سعید باہر آنے کی جرت نہیں کر رہا۔ یا حماد اظہر وغیرہ تو کبھی کبھی کہیں کہیں چہرہ دکھا دیتے ہیں نا، چاہے چند منٹ کے لیے چہرہ دکھاتے ہیں، یعنی ادھر چہرہ دکھایا اور بھاگ کر پھر چھپ گئے، جس طرح چوہا بل سے باہر نکلتا ہے اور پھر گھس جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے مراد سعید، یہ تو اتنا بھی نہیں کر رہا نا، یہ تو ایسے لاپتہ ہوا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ناظرین، ٹی ٹی پی کو کیا خارجی کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ ایک لحاظ سے تو خارجی کہنا ان کو درست ہے، کیونکہ یہ مین سٹریم سے الگ ہو کر، خارج ہو کر مین سٹریم پر حملے کر رہے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی یہ خارجیوں سے آگے کی چیزیں اور خارجیوں سے بدتر ہیں۔ اور مجھے بڑی تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی، مجھے کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ خارجی ہوتے کیا ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک بنیادی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور یہ بالکل ابتدائی دور کا واقعہ ہے جب یہ خارجی ہوئے تھے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی تھی، تو اس میں یہ خارجی نمودار ہوئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ دونوں طرف سے جنگ ہوئی، 50,000 40,000 45,000 حضرت معاویہ کی طرف سے لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے، اور 15 20 25,000، یعنی مختلف قسم کے مورخ مختلف گنتیاں گنتے ہیں، تو 25,000 کی تعداد جو زیادہ تر بتائیے کہ حضرت علی کی طرف سے شہید ہوئے، 45,000 ادھر سے، تو یہ گویا کہ 70,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے۔ تو پھر دونوں طرف سے جو صحابہ کرام کی تعداد ایک اس طرف تھی ایک اس طرف تھی، تو دونوں میں بڑی تشویش پھیلی، اور پھر صلح کے لیے کوششیں شروع ہوئیں، اور یہ طے ہوا کہ ثالث مقرر کر کے جو وہ فیصلہ کریں اس فیصلے پر دونوں فریق عمل کریں۔ تو حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری صاحب کو ثالث بنایا گیا، اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن العاص کو ثالث بنایا گیا۔ اور پھر اس میں موقع پر جو گڑبڑ ہوئی وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ٹھیک ہے، فیصلے سے پہلے میں دونوں کو معزول کرتا ہوں تاکہ فیصلہ اطمینان سے کیا جا سکے۔ تو اس پر دونوں فریق راضی ہو گیا، اور جب عمر بن العاص کی باری آئی تو روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو معاویہ کو بحال رکھتا ہوں، یعنی ایک چال چلی گئی، یہ کہا جاتا ہے، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اس پر ہماری بحث نہیں ہے۔ وہ جو بھی غلط تھا یا صحیح تھا، جو بھی ہوا اس سے بالکل قطع نظر جو میں خارجیوں کی بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اس موقع پر حضرت علی کے حامیوں کی، کیونکہ زیادہ تر صحابہ کرام جو تھے وہ حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت معاویہ کے ساتھ صحابہ کی تعداد کم اور نو مسلموں کی تعداد زیادہ تھی۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کا، تو یہ ثالث کہاں سے آ گئے؟ یہ ثالث بنانا کفر ہے، لہٰذا ان کے بقول انہوں نے کہا کہ حضرت علی بھی کافر ہو گئے نعوذ باللہ، اور حضرت معاویہ بھی کافر ہو گئے، یہ دونوں واجب القتل ہے۔ بعد میں انہوں نے حضرت معاویہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ زخمی ہو گئے، بچ گئے، اور حضرت علی کو شہید کر دیا گیا خارجیوں نے۔ تو اس موقع پر مسلمانوں نے کہا، حضرت علی نے بھی کہا تھا یعنی شہادت سے پہلے، کہ یہ لوگ ملت سے خارج ہو گئے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے، ملت سے خارج ہو گئے۔ اچھا، اب فرق کیا ہے خارجیوں میں اور ان میں؟ خارجی جو تھے وہ اپنے مذہب پر، اسلام پر، جس عقیدے کو درست جس طرح وہ سمجھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، نماز روزے کے پابند تھے، تقویٰ پر عمل کرتے تھے، متقی پرہیزگار تھے، تمام اسلامی شعائر پر عمل کرتے تھے، لیکن وہ خارجی اس لیے ہوئے کہ انہوں نے قرآن پاک کے احکامات کی غلط اور گمراہ کن تشریح کی۔ مثلا یہ تشریح کہ صلح کے لیے ثالث بنانا کفر ہے، اس عقیدے کی قرآن پاک میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ عقیدہ بنایا اور اس پر جم گئے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، باقی مینسٹری مسلمانوں کے خلاف جنگیں شروع کر دی۔ لیکن ٹی ٹی پی جو ہے یہ خارجی نہیں ہے اس حوالے سے، کیونکہ ان کی تو کوئی شریعت ہے ہی نہیں، ان کا تو کوئی دین ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی ٹی ٹی پی کے لوگ پکڑے جاتے ہیں اپنے اڈوں سے، تو وہاں سے منشیات نکلتی ہیں، وہاں سے لڑکے نکلتے ہیں، وہاں سے عیاشی کے دوسرے سامان نکلتے ہیں۔ نماز کبھی کسی ٹی ٹی پی والے کو پڑھتے دیکھا نہیں گیا، روزہ کبھی کسی ٹی ٹی پی والے کو رکھتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، ہر طرح کے جرائم کرتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور بے سوچے سمجھے قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ جو ٹارگٹ سامنے آیا، شیعوں کی امام بارگاہ
हत्थे चढ़ गई, उसे बम से उड़ा दिया, सुन्नियों की मस्जिद हत्थे चढ़ गई, उसे बम से उड़ा दिया, ईसाइयों का गिरजा हत्थे चढ़ गया, उसे बम से उड़ा दिया, मंदिर या गुरुद्वारा, चाहे कोई चौक में कोई मुसाफिर बस जा रही है, यानी ये खारजियों से बहुत आगे की चीज़ है। ये तो हसन बिन सबा से भी आगे की चीज़ है। हसन बिन सबा भी टारगेट किलिंग करता था, ये भी टारगेट किलिंग करते हैं, लेकिन ये खून रेजी के शौकीन हैं, ये खवारिज से बदतर हैं। और वैसे मैं यहाँ आपको एक दिलचस्पी की बात बताऊँ कि खारजियों का एक मुल्क भी है। दुनिया इस्लाम के जो 58 मुल्क बताए जाते हैं, पता नहीं सही गिनती कितनी है, मैं किस दिन गिनूँगा। कुछ लोग कहते हैं 56 है, कुछ लोग कहते हैं 58 है। तो 56 और 58 में कौन सी तादाद दुरुस्त है, मैं ये गिन कर अगले किसी प्रोग्राम में बताऊंगा कि एग्जैक्ट तादाद क्या है। तो 56 या 58 मुल्कों में एक मुल्क ऐसा है जो जहाँ खारजियों की अक्सरियत है, खारजियों की, और वो बहुत अच्छे लोग हैं। और इस मुल्क का नाम है सल्तनत मस्कत व अम्मान। ये लोग ख़ुद को खारजी नहीं कहते, ये लोग ख़ुद को इबाजी कहते हैं, एन बे अलफ ज़ाद, ये यानी वो खालिस लोग जिसका तर्जमा बनता है इबाजी। और ये खारजियों के वो जो मुतशद्दद रवैये और अक़ीदे थे उनको तर्क कर चुके हैं, यानी खारजी होते हुए भी इन्होंने उन चीज़ों से तौबा कर ली है जिनकी बुनियाद पर ये खारजी कहलाए थे। लेकिन चूँकि ये शरीयत के अहकामात पर बहुत सख्ती से अमल करते हैं और इसमें नरमी के कायल नहीं हैं, इसलिए ये बहरहाल जो मेन स्ट्रीम मुसलमान हैं उनसे थोड़ा सा ये एक इनफरादी पहलू रखते हैं। अगर किसी को खारजी कहा जा सकता है तो वो है दाइश। दाइश वो नहीं जो अफ़गानिस्तान में है, वो तो टीटीपी का दूसरा रूप है। दाइश से मुराद वो जो शाम में थी और इराक़ में थी, और उनका एक बड़ा अनोखा अक़ीदा था। आप उन्हें अगर आपके इल्म हो तो ठीक है, वरना आप हैरान होंगे कि उनका अक़ीदा ये था कि इस वक्त जितने भी मुसलमान हैं ये चूँकि कुफर के निज़ाम से समझौता करके दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो चुके हैं और मुर्तद की सज़ा इस्लाम में कत्ल है, लिहाजा तमाम मुसलमान वाजिबुल कत्ल है। और आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि शाम और इराक़ में इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को कत्ल किया। शाम में इन्होंने उलवाइड्स को कत्ल नहीं किया, ना ही ईसाइयों को कत्ल किया, ना ही किसी और फ़िरक़े को कत्ल किया तो सिर्फ मुसलमानों को कत्ल किया, क्योंकि इनके अक़ायद के मुताबिक चूँकि मुसलमान जो है वो मुर्तद हो चुके हैं, मुर्तद की सज़ा मौत है, जबकि ईसाई, हिंदू या सिख या दूसरे जितने भी मज़हब के लोग हैं वो ज़िम्मी हैं, और ज़िम्मी की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। और चुनाचे वहाँ इन्होंने ईसाइयों की हिफाजत की। एक कस्बे पर किसी गड़बड़ की इतला मिलने पर इन्होंने कब्ज़ा किया ईसाइयों के कब्ज़े पर, लेकिन किसी ईसाई को मारा नहीं, पीटा नहीं, ज़ख्मी नहीं किया, फिर उनको छोड़ दिया। और क्योंकि इनका अक़ीदा है कि ईसाइयों और गैर मुस्लिमों की हिफाजत हमारे ज़िम्मे है, यानी वो ज़िम्मी कौम है, और मुसलमान चूँकि मुर्तद है और मुर्तद का कत्ल जायज़ है, वाजिब है, इसलिए हम मुसलमानों को कत्ल करते हैं। बहरहाल दाइश अब शाम और इराक़ दोनों जगह पर तकरीबन गायब हो गई है। थोड़ा सा वजूद उनका है, कभी कभी वो इराक़ में नमूदार होते हैं, कभी कभी वो शाम में नमूदार होते हैं, लेकिन वो एक बतौर बड़ी ताकत के अब उनका वजूद नहीं रहा। मुरीद फ़ारूक साहब ने एक वाक़या बयान किया है कि जब आर्मी चीफ़ की तकर्री का मसला ज़ेर बहस था तो जनरल फैज़ ने नवाज़ शरीफ से वीडियो कॉल के ज़रिए रब्ता किया और उसमें ये आंसुओं से रोया और अपनी बेटी के सर पर कसम खाकर, सर पर हाथ रखकर नवाज़ शरीफ से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे आप आर्मी चीफ बना दें, मैं इमरान खान की ऐसी की तैसी कर दूंगा, क्योंकि इमरान खान का जो पौधा है ये उगाया भी मैंने था और इसको अब जड़ से उखाड़ना कैसे, ये काम भी मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो नवाज़ शरीफ नहीं माने। तो खैर इस वाक़े का जिक्र करने का मकसद ये था कि ये इतना अय्यार और मक्कार आदमी था कि इसने बेटी के सर पर झूठा हाथ रखकर नवाज़ शरीफ से माफ़ी मांगी। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।